हेलो दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 16 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पे। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निकोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? निकोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, तुलसी, तंबाकू और अफीम का ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, तंबाकू। तंबाकू से निकोटीन प्राप्त किया जाता है। वही दूसरा क्वेश्चन था आपका, पीतल के घटक हैं। पीतल के घटक हैं, क्वेश्चन से ही पता लगता है कि कोई एक घटक नहीं, कि एक घटक के बारे में नहीं पूछा गया है। पीतक के घटक हैं मतलब कि एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम और उपरोक्त ए और बी दोनों की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए एंड बी, मतलब तांबा और जस्ता दोनों पीतल के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने फंड की देरी के कारण चाबहार रेल परियोजना से भारत को छोड़ देता है या भारत को हटा दिया है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईरान। तो आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की मुद्रा रियाल है और अभी हाल ही में भारत को ईरान से चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया गया है। जो ये परियोजना है जिससे भारत को अभी ईरान से हटाया गया है, इस परियोजना पर भारत और ईरान ने 2016 में चाबहार रेल परियोजना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 2016 में। ठीक। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो यह परियोजना चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक अफगानिस्तान के सीमा के साथ रेल लाइन शामिल है और ईरानी रेलवे भारत की सहायता के बिना ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 400 मिलियन डॉलर यूज करेगी, मतलब इसका उपयोग करेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योत्सना भट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो फिल्मकार। तो ये एक फिल्मकार थी जो कि एक कुम्हार के परिवार से बिलोंग करती थी, जिनका अभी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वहीं आपको बता दें कि भारत की जानी मानी सिरेमिक कलाकार थी और उन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और आधुनिक संभावनाओं का प्रयोग किया था। वहीं आप नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि वह 1972 में MS विश्वविद्यालय की एक संकाय सदस्य भी थी। 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ सेरामिक्स के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्त मतलब इन्होंने अपना कार्यकाल खत्म किया। ठीक। और वहीं आपको बता दें कि ये जो है बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया? अभी हाल में बात की जा रही है, तो हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है, यह सम्मान दिया गया है। तो किसे दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में इनको पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन लोगों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए रोटरी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक। तो इसमें जो है, जो मान्यता में आपको बता दें कि इस मान्यता में रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन को सम्मानित व्यक्ति के नाम पर $1000 का उपहार दिया जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति पहल परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। जहां रोटरी के सदस्य हैं वहां पे ये सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। ठीक है। और रोटरी इंटरनेशनल अगर बात की जा रही है तो रोटरी इंटरनेशनल मुख्यालय के रोटरी फाउंडेशन कहाँ पर स्थित है? ये शिकागो में स्थित है, जिसके द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस भारतीय को 2020 वॉन कर्मन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, के सिवान। के सिवान जो कि इस समय वर्तमान में इसरो के चीफ हैं, इनको अभी हाल ही में 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार मतलब इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए नामित किया गया है। इनके नाम की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? पेरिस में दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में चार्ल्स इलाची पुरस्कार के लिए ये प्राप्तकर्ता थे, मतलब इनको चार्ल्स इलाची पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है? 2019 में। और यह पुरस्कार थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया है, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और विशेष रूप से वायुगतिकी में अपने महत्वपूर्ण प्रगति के लिए ये जाने जाते थे। यह 1982 में स्थापित किया गया था और विज्ञान में उत्कृष्ट आजीवन उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक की पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया? तो यहाँ पे बात की जा रही है लेखक की पुस्तक का, ठीक, जिसका नाम ए सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिनकी पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया 20 जुलाई को विमोचन करने के लिए तैयार की गई है। और आपको बता दें कि रिलीज रस्किन बॉन्ड के साहित्यिक कैरियर में 70 वर्ष को चिन्हित करेगी। यह पुस्तक जो है वो कितने वर्ष को चिन्हित करेगी? 70 ईयर को। ठीक, और वहीं एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की छाप पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका जो प्रकाशन हुआ है वो पफिन बुक्स द्वारा हुआ है। और रेनबो टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017, कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 की तलाश के बाद यह उनकी संस्करण श्रृंखला की चौथी पुस्तक होगी। अब यहाँ पे आपको बता दें रस्किन बॉन्ड के बारे में, तो इसमें रस्किन बॉन्ड के जीवन की कहानी को दिखाया गया है और जब वह 16 साल के थे और उन्होंने लेखन की अपनी यात्रा शुरू की गई थी, उनके द्वारा जब लेखनी की यात्रा शुरू की गई थी तब से लेकर और अब तक की उनकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेबल कल्चर्स की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई? तो यहाँ पे भी आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ILS उड़ीसा। तो ILS ये आपका इसका जो पूरा नाम है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस और यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो आपको बता दें कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज मतलब ILS ने रोगी के नमूने से कोरोना वायरस के स्टेबल कल्चर्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और विभिन्न स्थानों और विभिन्न वायरसों के जो नमूने हैं उनसे बेरो कोशिकाओं का उपयोग करके सहस्त्र इन विट्रो कल्चर की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था स्टेबल कल्चर की स्थापना किसके द्वारा की गई, किस राज्य में की गई? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ILS जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीज़ा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो कि ई-कॉमर्स के लिए वीज़ा सिक्योर को तैयार करता है? तो यहाँ भी आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। तो आपको बता दें कि फेडरल बैंक इसमें आपका सही आंसर होगा और वीज़ा ने बैंक के कार्ड धारकों को वीज़ा सिक्योर प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? फेडरल बैंक के साथ। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। और वहीं पे साथ साथ आपको बता दें कि वीज़ा सिक्योर एक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो कि EMV प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। यह उन्नत तकनीकी कार्ड धारकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और त्वरित चेक आउट अनुभव के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक, तो इसमें फिर से बता दूं, फेडरल बैंक आपका सही आंसर होगा जो कि ई-कॉमर्स के लिए वीज़ा सिक्योर को तैयार करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस टूर्नामेंट ने अपने रद्द होने के बावजूद खिलाड़ियों को
12.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विंबलडन। विंबलडन ये जो है अभी हाल में कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द होने के बावजूद भी विंबलडन 620 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के रूप में 1.25 करोड़ डॉलर बांटेगा, मतलब 12.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, आपको बता दें कि ऑल इंग्लैंड क्लब ने अभी हाल में इसकी घोषणा की है। बीमा प्रदाता कंपनी के साथ सलाह मशवरे के बाद क्लब के अधिकारियों ने इसमें जो है मुख्य ड्रॉ में भाग लेने वाले 256 से अधिक प्रत्येक खिलाड़ी को 31,000 डॉलर प्रदान करेगी। मतलब कि यहाँ पे स्पष्ट है कि जो प्रत्येक खिलाड़ी को पुरस्कार के रूप में धनराशि दी जानी है वो 31,000 के रूप में दी जाएगी। ठीक, टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 620 हैं और यहाँ पे 1.25 करोड़ डॉलर की बात की गई है कि टोटल खिलाड़ियों में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मान दिया गया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेद प्रकाश डूजा। तो वेद प्रकाश डूजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है और यह जो है भूमि विकास प्राधिकरण मतलब RLDA के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में ये RLDA के उपाध्यक्ष हैं और RLDA राजस्व उत्पन्न करने के लिए वाणिज्य उपयोग के लिए खाली रेलवे भूमि के विकास के लिए जिम्मेदार रेल मंत्रालय के तहत एक संविधिक निकाय होता है। ठीक, जिसके ये अभी हाल में उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में ये रहते इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हर साल मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? सब में रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवाओं को लिप्त करने के महत्व को मनाने के लिए यह मनाया जाता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए चिन्हित किया गया था और यह दिन स्किल इंडिया मिशन लॉन्च की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। किसका? 5वीं वर्षगांठ की प्रतीक है। किसके लिए? स्किल इंडिया मिशन लॉन्च करने के लिए। ठीक, और इस अवसर पर कौशल विकास और संघ उद्यमिता मंत्रालय द्वारा डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जो 2020 की थीम है वो क्या है? कुशल युवाओं के लिए कौशल। ये इसका 2020 की थीम है, कुशल युवाओं के लिए कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत यूएनओ का सदस्य कब से है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 44, 45, 47 और 50। तो 1950 से 1944 तक का दौर था। तो इसमें कब भारत यूएनओ का सदस्य बना? तो यहाँ पे आपका एक आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।